शताब्दी, डरपोक, ईडियम एक और पूछ दिया गया। पूजा जब सेंटेंस में यूज करके कोई वर्ड पूछा जाता है ना, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू आंसर, उत्तर देना आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आप उस ईडियम का या इस वर्ड का मीनिंग ना भी जानते हो तो सेंटेंस से आप पढ़ के समझ सकते हैं, गेस कर सकते हैं क्या मीनिंग होगा। पूजा ने कोशिश की टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने का, बट सून, जल्दी ही, शी टाइड हरसेल्फ अप इन नॉट्स, उसे अपने आप को गांठों में बांध लिया। तो टाई योरसेल्फ अप इन द नॉट्स का मतलब क्या होता है, या कहिए कि अपने, इफ़ यू आर वेरी टू केयरफुल, आवश्यकता से ज़्यादा केयरफुल हैं, टू हार्ड, बहुत रिजिड हो जा रहे हैं, और फिर उसकी वजह से आप अपने आप को ही समस्या में डाल ले रहे हैं। तो हमें लगता है वोंट मॉडिफाई एन ओपिनियन और अग्री टू इवन स्मॉल चेंजेस दैट अदर पर्सन वांट्स, मुझे लगता है दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। सो इफ़ यू टाई योरसेल्फ अप इन नॉट्स का मतलब है यू आर टू केयरफुल, आवश्यकता से ज़्यादा आप केयरफुल हैं या टू हार्ड हैं, एंड दैट्स वाई यू आर इन अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन में वेयर यू आर नॉट केपेबल ऑफ एडजस्टिंग, मेकिंग एडजस्टमेंट्स, जहाँ एडजस्टमेंट करने के लायक नहीं रह गए आप, बहुत रिजिड हो गए, बहुत ही केयरफुल हैं। पैराजम्बल है। जैसे ऑप्शन देखना जरूरी होता है। अब देखिए ABCD सारे हैं, सी लिखा है कि बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन, सॉरी, बिहार और सेंट्रल इंडिया में इन पर्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड स्मेल्टर्स, हर जिले में स्मेल्टर्स होते थे दैट यूज्ड लोकल डिपॉजिट्स ऑफ ओर, जो स्थानीय जो अयस्क का भंडार होता था इसका इस्तेमाल करते थे टू प्रोड्यूस आयरन, लोहा प्रोड्यूस करने के लिए, विच वॉज वाइडली यूज, जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इम्प्लीमेंट्स, है ना, औजारों के निर्माण के लिए, टूल्स के लिए डेली यूज़ का। द स्मेल्टिंग वॉज डन, स्मेल्टिंग होता था, स्मेल्टिंग होता है कि अयस्क को पिघलाकर उससे धातु निकालना, मेटल निकालना, वॉज डन किया जाता था बाय मेन, पुरुषों द्वारा, वाइल वुमेन, जबकि महिलाएं वर्कड ऑन द बेलोज, वो ऐसे धुकनी चलाती थी, पंपिंग एयर, जो हवा पंप करती थी, दैट केप्ट द चारकोल बर्निंग, जो चारकोल को जलाए रखता था। बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली कॉमन, ये बहुत कॉमन था टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत तक। प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील का प्रोडक्शन रिक्वायर्ड हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक, उसके लिए ज़रूरी था बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन, आयरन को रिफाइन करने का। The smelting was done by men while women worked on the bellows, pumping air that kept the charcoal burning. B सबसे लास्ट में आएगा। Production of wood steel required a highly specialized technique of refining iron. D फिर C, लेकिन iron smelting in India was extremely common till the end of the 19th century. वुड स्टील एक खास तरह का स्टील है, उसका जो प्रोडक्शन है रिक्वायर्ड, उसके लिए ज़रूरी था हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन, लोहे को रिफाइन करने, शुद्ध करने का हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक, लेकिन भारत में ऐसा कोई टेक्निक नहीं था। आयरन स्मेल्टिंग इंडिया में एक्सट्रीमली कॉमन था टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत तक। ए, बिहार और सेंट्रल एशिया में खासकर से हर जिले में स्मेल्टर्स होते थे जो लोकल डिपॉजिट्स यूज़ करके आयरन निकालते थे और उससे औजार इम्प्लीमेंट्स बनता था डेली यूज़ का। फिर बी, और स्मेल्टिंग किया जाता था पुरुषों द्वारा, महिलाएं धुकनी चलाती थी। DCB इज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, है ना। फिर से पैराजम्बल बेस्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन अगर देखें तो ABCD हो ही नहीं सकता पहला, ऑप्शन में कहीं नहीं है जो D से शुरू हो रहा हो। दो ऑप्शन ऐसे हैं जो B से शुरू हो रहे हैं। ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ 1717, जो स्प्रिंग का मौसम था, बसंत कहेंगे,
कि वर्षा ऋतु जो था वो 1717 का, उसके दौरान द आयरन फाउंड्रीज इन अ रिमोट डिस्ट्रिक्ट वर ऑफन विजिटेड। जो आयरन फाउंड्रीज होते थे, लोहा बनाने वाला जो ढालने वाला जो कारखाने होते थे, इन अ रिमोट डिस्ट्रिक्ट, दूर दराज के ज़िले में, वर ऑफन विजिटेड, अक्सर वो विजिट किया जाता था, वहाँ जाते थे, बाय अ थिन मिडिल एज्ड मैन, पतला मिडिल एज मैन विद अ नोटबुक लेके जाया करता था। ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, उसने दोहराया इस एक्सपेरिमेंट को, इंक्रीजिंग द अमाउंट, बढ़ाते हुए अमाउंट को, until he had weighed up, जब तक कि उसने नाप तोल नहीं लिया था, to 1000 pounds, 1000 पाउंड्स तक। 3 cauldrons were next prepared, 3 cauldrons, बड़े बड़े कड़ाहे जो है प्रिपेयर किए गए, अंडर हिज डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन के तहत। ही वुड वे आउट 2 pounds ऑफ आयरन। अब देखिए बार बार ही कह रहा है ना कि ही रिपीटेड, फिर कह रहा है कि उसके डायरेक्शन में, फिर कह रहा है ही वुड, तो पहला ऑप्शन तो बी होगा। इससे ये पता चल गया कि ये दोनों नहीं हो सकते, है ना। पहला बी ही ऑप्शन होगा कि 1717 का स्प्रिंग महीना था, वो एक आयरन फाउंड्री था रिमोट जिले में, जो अक्सर एक थिन मिडिल एज्ड आदमी द्वारा विजिट किया जाता था, नोटबुक लेके हो जाता था, ठीक है ना। ही वुड वे आउट 2 pounds ऑफ आयरन, वो वे आउट करता था 2 pounds ऑफ आयरन, हैव देम हीटेड, उन्हें गर्म कराता था, टिल दे वर रेड हॉट, जब तक वो लाल ना हो जाए, एंड देन वे देम अगेन, फिर उनसे उनको तौलता था, ठीक है। तीन कॉल्ड्रन जो है तैयार किए गए उसके डायरेक्शन में, सी। फिर ए, ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट इंक्रीजिंग द अमाउंट, वो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता गया अमाउंट बढ़ाते हुए, until he had weighed up, जब तक कि उसने नाप ना लिया हो 1000 pounds, ठीक है। तो बी के बाद या तो डी होगा या सी होगा, क्या होना चाहिए? तो बी के बाद डी होना चाहिए कि एक आदमी जाता था फाउंड्री में, फिर डी, और वो 2 pounds आयरन जो है तौलता था, लाल गर्म करवाता था, फिर उसने 3 कॉल्ड्रन बनाए और तब तक वो नापता रहा जब तक कि 1000 पाउंड नहीं हो गए। सो दैट्स द राइट आंसर, बी डी ए सी। ऑप्शन अगर देखें तो या तो सी या बी, दो में से कोई पहला ऑप्शन हो सकता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड और नेशनल फ्लैग, संविधान सभा ने अपनाया नेशनल फ्लैग तिरंगा को, विच मीन्स ट्राई कलर, कब? 22 जुलाई 1947 को। सी क्या कह रहा है? एज ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम, राष्ट्रीयता और आज़ादी के प्रतीक के तौर पे, इट इज़ फैशन फ्रॉम खादी, ये गढ़ा जाता है, बनाया जाता है खादी से, विच इज़ डोमेस्टिकली स्पन इंडियन कॉटन, ये क्या होता है? घरेलू रूप से देश के अंदर ही बुना हुआ भारतीय कपास होता है ना। तो पहले तो बी होना चाहिए तब सी होना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन होंगे ही नहीं। पहले बी फिर सी फिर डी। इट फीचर्स 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स, इसमें 3 क्षैतिज पट्टियां हैं, दैट आर ऑल द सेम विड्थ, जिसमें सारा का चौड़ाई सेम ही है। लास्ट में ये, द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सैफरन, सबसे ऊपर वाला पट्टी केसरिया है, विच सिंबलाइजेस पावर एंड करेज, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। सो सबसे पहले होगा बी, फिर सी, फिर डी ए, बी सी डी ए। बी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तिरंगा को अपनाया नेशनल फ्लैग के तौर पे 22 जुलाई को 47 में। फिर सी, एक सिंबल के तौर पे, प्रतीक के तौर पे नेशनलिज्म और फ्रीडम का, और जिसे खादी से बनाया जाता है, और खादी होता है डोमेस्टिकली स्पन, घरेलू रूप से देश के अंदर बुना गया इंडियन कॉटन होता है। फिर डी, और ये दिखाता है, फीचर करता है, इसमें होते हैं, रखता है ये 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स, सबकी चौड़ाई सेम होती है। फिर ए, सबसे ऊपर पे सैफरन रहता है, जो करेज और पावर का प्रतीक है। बी सी डी इज द राइट आंसर। द हंटर डॉग्स फॉलोड द हेनाज सेंस, बड़ा सिंपल है। जो हंटर डॉग्स थे, शिकारी कुत्ते, फॉलोड, उन्होंने पीछा किया हेना, वो भी एक जानवर होता है, हेना का जो सेंट था, उससे जो एक सुगंध निकलती थी, उसका उन्होंने पीछा किया, है ना।
सुगंध, I'm sure that the postman would be coming shortly to deliver the letter. मैं श्योर हूं कि the postman, जब आप ये कहते हैं कि मैं श्योर हूं तो श्योरिटी है तो वुड नहीं लगाइए, विल बी कमिंग। मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि पोस्टमैन विल बी कमिंग शॉर्टली, वो जल्दी ही आएगा टू डिलीवर द लेटर, लेटर डिलीवर करने के लिए। वुड तब लगाते हैं व्हेन यू आर नॉट श्योर, जब कोई एक्शन होने वाला है, टेंटेटिव एक्शन है, यू आर नॉट श्योर। जब श्योर है तो विल होगा। आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन विल बी कमिंग, वो आ रहा होगा, आएगा शॉर्टली, जल्दी ही, टू डिलीवर द लेटर, लेटर डिलीवर करने के लिए। तो वुड को आपने विल कर देना है। Karan called the restaurant to ask if he could reserve a table for tomorrow. तो Karan called the restaurant, Karan ने कॉल किया रेस्टोरेंट को टू आस्क, पूछने के लिए, if he could reserve, क्या वो रिजर्व कर सकता था एक टेबल रिजर्व करता फॉर टुमारो, कल के लिए। हालांकि बदल तो जाना चाहिए, टुमारो को भी होना चाहिए था द नेक्स्ट डे, पर ज़्यादा ज़रूरी है इसमें कॉल्ड करना। टुमारो इसलिए हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि आज ही सुबह उसने कॉल किया हो, तो जब उसने आज सुबह कॉल किया तो कल के लिए जो बुक करना था वो आज अभी भी कल के लिए ही बुक करने जैसा है। Human life is dash. Considering, to consider, considered, consider. Human life is considered. Human life को माना जाता है, क्या माना जाता है? A unique blessing, एक अनोखा आशीर्वाद, which in turn depends, जो बदले में डिपेंड करता है on the dash of the self. Depend on the विटनेस, नोन, अवेयरनेस, अवेयर, विटनेस गवाह, नोन ज्ञात, अवेयरनेस जागरूकता, अवेयर जागरूक एडजेक्टिव है। डिपेंड्स ऑन द अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ, अपने आत्मा के बारे में आप कितने अवेयर हैं उस पर डिपेंड करता है। ही हु इज़ नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ, वो जो नहीं है अवेयर ऑफ द सेल्फ, आत्मा के बारे में जागरूक नहीं है, कैन नीदर हैव पीस, ना तो उसके पास शांति होगी, नॉर कैन बी फोस्टर, नॉर कैन ही फोस्टर, ना ही वो फोस्टर कर सकता है पीसफुल एग्जिस्टेंस, ना ही वो विकसित कर सकता है शांतिपूर्ण को एग्जिस्टेंस, सहस्तित्व कि मिल के जुल के शांति से रहें। वी हैव टू लिंक आवर सोल विद गॉड, हमें जोड़ना पड़ेगा अपने आत्मा को ईश्वर से, इन बॉडी और शरीर को विद द फिजिकल वर्ल्ड, इस फिजिकल भौतिक दुनिया से, फॉर सब्सटेंस के लिए, समाज पदार्थ के, भौतिक पदार्थ के लिए। डैश द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आई, आवर माइंड ऑफन वांडर्स वेर एवर इट गोज। तीसरे वाले ऑप्शन के लिए सिंस, फ्रॉम, एज पर, फॉर, चूंकि कर सकते हैं, चूंकि सिंस द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल, चूंकि जो निराकार ईश्वर है, इनविजिबल है, अदृश्य है, टू द नेकेड आई, नग्न आँखों से, इसलिए हमारा माइंड ऑफन भटकता है, वांडर करता है, वेर एवर इट गोज, जहाँ भी ये जाता है। फिर चौथा ऑप्शन एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, एज अ रिएक्शन, कॉजिंग, एज अ रीजन, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। वी आर अनेबल टू डेवलप, एज अ रिजल्ट इसलिए चाहिए क्योंकि फुल स्टॉप है, यहाँ पे कंजंक्ट चाहिए, कंजंक्ट एडवर्बियल। कॉजिंग तो तब होता है जब फुल स्टॉप ना होता, तो एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव, हम डेवलप नहीं कर पाते कोई भी लव फॉर द डिवाइन, ईश्वर के लिए।
ईश्वर के लिए भक्ति मन में प्यार नहीं जगता है। एंड रिलीजन लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवेंस, और जो धर्म है जो कि आकाश या स्वर्ग का जो वाइट लाइट होता है उसके तरह, मल्टी कलर्ड फ्रैगमेंटेशन, डैश ब्रेक इनटू, ब्रेक्स टू, ब्रेक फ्रॉम, ब्रेक्स इनटू। भाई वाइट लाइट सिंगुलर है ना, तो ब्रेक्स इनटू सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब लगाना पड़ेगा। और रिलीजन लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवेंस, स्वर्ग से जो वाइट लाइट आता है उसकी तरह, ब्रेक्स इनटू मल्टी कलर्ड फ्रैगमेंटेशंस, अलग अलग कलर के टुकड़ों में बट जाता है, बाय द प्रिज्म्स ऑफ मेन, मेन एंड आदमी का जो प्रिज्म है उसके गुजर के वो मल्टी कलर फ्रैगमेंट्स में बदल जाता है, एंड लूजेज इट्स ग्रेविटी, इसकी गंभीरता खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। अब आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना ही था ना। क्लोज टेस्ट कैसे करें, पिकी वायरस कैसे करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करें, ये जल्दी डेवलप होने वाली चीज़ नहीं है। ये सच में इंग्लिश टेस्ट करता है आपका। तो रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, लिसनिंग करना ज़रूरी है, राइटिंग करना ज़रूरी है। और एक जो बेस्ट एक्सरसाइज है जो सब इन्वॉल्व कर लेता है अपने आप में, वो है वोकैबुलरी एक्सरसाइज। जो वोकैबुलरी वो एडिटोरियल पढ़ाता था और उस पर एक वोकैबुलरी एक्सरसाइज जो देता था PDF उसका, तो एडिटोरियल पढ़िए और वोकैबुलरी एक्सरसाइज करिए, वो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है ना। अगर वो आप 2 महीना कर लेंगे, 1.5 महीना कर लेंगे तो सब हो जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी हो जाएगी, क्लोज टेस्ट कर लेंगे, PQRS सब होने लगेगा, सब कुछ होने लगेगा। एक और आ गया क्लोज टेस्ट, द डैश ऑफ बर्ड्स इन वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। द डैश ऑफ बर्ड्स, द मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड का मतलब होता है भीड़, है ना। असॉर्टमेंट मतलब क्या कहें उसको, असॉर्टमेंट का मतलब हो गया कि किस्म, वैरायटी, वेरिएबिलिटी मतलब परिवर्तनशीलता, परिवर्तनशीलता, डाइवर्सिटी विविधता। So the dash of birds is one of the most fascinating aspects of the natural world. The diversity of birds, yeah, the multitude, एक मिनट, yeah, the multitude, भीड़, बहुतायतता, diversity, the multitude of birds, birds की बहुतायतता, बहुत birds हैं, is one of the most fascinating aspects, सबसे मोहक जो पहलू है नेचुरल वर्ल्ड का उसमें से एक है। फ्रॉम द सोरिंग फ्लाइट ऑफ ईगल्स, हम शुरू करें एकदम सोरिंग फ्लाइट, बहुत ऊंची हवा में जो फ्लाइट है ईगल्स का, चीलों का, वहाँ से शुरू करें, टू द कलरफुल प्लमेज ऑफ पैरट्स, जो रंगीन पंख वंख हैं पैरट्स के। बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड, बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं, बदले हैं, चेंज हुए हैं, वाइड रेंज ऑफ डैश, वाइड रेंज ऑफ फेल्योर्स, शॉर्टकमिंग्स, स्ट्रेटजीज, वीकनेसेस हैं, तो गड़बड़ हो गया। Evolved a wide range of dash, a wide range of failures, shortcomings, strategies, weaknesses, चारों में से कोई नहीं होगा। To survive and thrive in their environments, इवॉल्व उन्होंने बनाया है, विकसित किया, स्ट्रैटेजीज। अब यहाँ मल्टीट्यूड और डाइवर्सिटी दोनों हो सकता था पहले उसमें। द डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स, ठीक है, डाइवर्सिटी बेटर ऑप्शन है। द डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों की जो विविधता है, वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स है नेचुरल वर्ल्ड का। फ्रॉम द सोरिंग फ्लाइट ऑफ ईगल्स, बहुत ऊंची आकाश में जो फ्लाइट है ईगल्स का,
उससे लेकर जो कलरफुल प्लमेज है पैरट्स का, तोता का रंग बिरंगा प्लमेज, बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड, उन्होंने विकसित करे हैं अ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज, कई तरह की रणनीति टू सर्वाइव, बचने के लिए, थ्राइव करने के लिए, फलने फूलने के लिए इन द इन्वायरमेंट्स, अपने अपने इन्वायरमेंट्स में। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एडाप्टेशन्स, जो सबसे उल्लेखनीय एडाप्टेशंस हैं, ढालने की जो क्रिया है, उनमें से एक है द एबिलिटी ऑफ सम बर्ड्स, कुछ चिड़ियों की क्षमता टू माइग्रेट करने की ओवर वास्ट डिस्टेंसेस, दूर दूर तक, ऑफ्टन क्रॉसिंग्स ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, अक्सर क्रॉस करते हैं महासागर और महादेश को, टू रीच, पहुंचने के लिए, देयर ब्रीडिंग और विंटरिंग ग्राउंड्स, जहाँ वो ब्रीड करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं या सर्दियों में समय बिताते हैं। हालांकि मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, बहुत सारी प्रजातियां बर्ड्स की, आर फेसिंग थ्रेट्स, वो थ्रेट्स का सामना कर रही हैं टू द सर्वाइवल, अपने जीवन के लिए, सच एज हैबिटाट लॉस, उनका जो पर्यावास, जहाँ रहने का घर है, वो लॉस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एंड डैश बाय ह्यूमंस, और क्या हो रहा है, सेफगार्डिंग, प्रिजर्वेशन, एक्सप्लॉयटेशन, माइग्रेशन, और एक्सप्लॉयटेशन या दोहन हो रहा है ह्यूमंस द्वारा। सेफगार्ड मतलब सुरक्षा करके, बचा करके रखना, प्रिजर्वेशन परिरक्षण करना, क्वालिटी क्वांटिटी बचा के रखना, एक्सप्लॉयटेशन मतलब दोहन करना, माइग्रेशन मतलब पलायन, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने की क्रिया को माइग्रेशन बोलते हैं। इन रिस्पॉन्स जवाब में, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप, कंजर्वेशन एफर्ट्स हैव बीन पुट इन प्लेस, संरक्षण के प्रयास या उपाय हैव बीन पुट इन प्लेस, उनकी व्यवस्था की गई है, टू प्रोटेक्ट दिस बर्ड्स, रक्षा करने के लिए इन चिड़ियों को, एंड देयर हैबिटाट्स को, उनके रहने की जगह को। दिस माइट इन्वॉल्व, इसमें शामिल हो सकते हैं, क्रिएट किया जाए प्रोटेक्टेड एरियाज, परिरक्षित जगह, रिस्टोरिंग डिग्रेडेड हैबिटाट्स, पुनर्स्थापित की जाए जो पहले से ख़राब हैबिटाट्स हैं, और रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, घटाया जाए पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल को, एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स, उनके इस्तेमाल को। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बर्ड कंजर्वेशन, एक दूसरा इम्पॉर्टेंट जो पहलू है बर्ड कंजर्वेशन या पर चिड़ियों के संरक्षण का, वो है डैश पॉपुलेशंस, टू ट्रैक चेंजेस ओवर टाइम एंड आइडेंटिफाई इमर्जिंग थ्रेट्स, इज डैश पॉपुलेशंस इज ओवरलुकिंग, नेग्लेक्टिंग, मॉनिटरिंग, फॉरगेटिंग, मॉनिटर करना, निगरानी करना पॉपुलेशन का, ओवरलुक नज़रअंदाज करना, नेग्लेक्ट मतलब उपेक्षा करना, तवज्जो ना देना। दिस माइट इन्वॉल्व, इसमें शामिल हो सकता है, क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड एरियाज की, क्रिएट करे जाएं परिरक्षित जगह, रेस्टोर करे जाएं डिग्रेडेड हैबिटाट्स, जो क्षरण हो गया है ऐसे हैबिटाट को रेस्टोर, पुनर्स्थापित करा जाए, फिर से वापस उस स्थिति में ला जाए, रिड्यूस करा जाए पेस्टिसाइड का या कीड़े मकोड़े मारने वाली दवाओं के इस्तेमाल को, और दूसरे हार्मफुल केमिकल्स के इस्तेमाल को कम किया जाए। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक दूसरी जो पहलू है, महत्वपूर्ण पहलू बर्ड कंजर्वेशन का, वो है कि मॉनिटर करा जाए, मॉनिटरिंग पॉपुलेशंस, जनसंख्या का निगरानी की जाए, टू ट्रैक चेंजेस, कि हम ट्रैक रख सकें जो भी परिवर्तन हो रहा है ओवर टाइम, समय के साथ, एंड आइडेंटिफाई करें इमर्जिंग थ्रेट्स क्या हैं, उभरते हुए खतरे क्या हैं। दिस कैन बी डन थ्रू, ये करा जा सकता है थ्रू सिटीजन साइंस प्रोग्राम्स, जो नागरिक के लिए जो विज्ञान होता है ऐसे प्रोग्राम के द्वारा, और थ्रू मोर इंटेंसिव एफर्ट्स, अगर और इंटेंसिव प्रयास हों, लेड बाय कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस, जिसका नेतृत्व कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस करें। अल्टीमेटली, अंततः प्रोटेक्टिंग बर्ड्स एंड देयर हैबिटाट्स, चिड़ियों की रक्षा करना, उनके हैबिटाट की रक्षा करना, इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट, ना केवल इम्पॉर्टेंट है फॉर द बर्ड्स देमसेल्व्स, केवल बर्ड्स के लिए, बट ऑल्सो फॉर द ब्रॉडर इकोसिस्टम्स, जो एक बृहत इकोसिस्टम उनके लिए दे आर अ पार्ट ऑफ, जिसका वो हिस्सा है, उसके लिए भी ये ज़रूरी है। एंड द मेनी बेनिफिट्स दीज इकोसिस्टम्स प्रोवाइड टू ह्यूमंस, और जो कई तरह के बेनिफिट्स ये इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं ह्यूमंस को, सच एज क्लीन एयर देते हैं, वाटर देते हैं, एंड डैश अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, वर्क रिलेटेड, रिक्रिएशनल, स्ट्रेन्यूअस, आर्जुअस, रिक्रिएशनल, मनोरंजन की जो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। रिक्रिएशनल मतलब मनोरंजन संबंधी, स्ट्रेन्यूअस का मतलब होता है बहुत ही दुष्कर, स्ट्रेन पड़े, मुश्किल हो, कठिन हो। आर्जुअस मतलब भी दुष्कर, बहुत हार्ड, मुश्किल। एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है,
ही वॉज कंपेल्ड, वो मजबूर था या मजबूर किया गया बाई एवरीवन, हर आदमी द्वारा, टू ज्वाइन द ग्रुप, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सबके द्वारा वो मजबूर किया गया। कंपेल मतलब मजबूर करना है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिमूर। डिम्यूर जो होता है DEMURE होता है, डिम्यूर एडजेक्टिव होता है। डिम्यूर लेडी जो होती है वो बड़ी शर्मीली होती है, वो अपना अंग प्रदर्शन नहीं करती, बड़ा अपने को उसमें रखती है, मर्यादा में। तो एडजेक्टिव वर्ड होता है। डिमर लेकिन एक वर्ब होता है जिसमें शंका करना, संदेह करना, ऑब्जेक्शन करना कि मैं मानने को तैयार नहीं हूं। ऑब्सक्योर का मतलब होता है छुपा देना। कन्फेस मतलब जुर्म स्वीकार करना। इंड्यूस मतलब कोई चीज उत्पन्न करना, शुरू करना, स्टार्ट करना। कन्फेस मतलब एक्सेप्ट करना अपने जुर्म को, खराब काम को। ऑब्सक्योर मतलब होता है हाइड। डिमर मतलब होता है डाउट करना, ऑब्जेक्ट करना, विरोध करना। तो मजबूर करने का उल्टा क्या हो सकता है? इसमें हमें लगता है डिमर हो सकता है, क्योंकि अनिच्छा दिखाना, अनिच्छा दिखाना, संदेह करना। तो उल्टा अगर बताना है तो कंपेल मतलब मजबूर करना। ये तो बहुत ही दूर दूर है चारों, और बहुत अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। डू यू नो द ओल्ड अडेज? अडेज मतलब होता है कहावत। द शो मस्ट गो ऑन। मिसकंस्ट्रक्शन, रिब्यूक, डेयर, एडिक्शन। द शो मस्ट गो ऑन। शो चलते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब भले ही आफत पड़ता है, कोई चीज़ हो जाती है, पर जो चीज़ है वो आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये क्या है? इस अडेज का उल्टा बताना है। अडेज मतलब कहावत होता है, सब गड़बड़ है। मिसकंस्ट्रक्शन कुछ होता ही नहीं है। रिब्यूक मतलब डांट। डेयर मतलब होता है चुनौती, चैलेंज, ये करके दिखाओ जरा। एडिक्शन मतलब होता है लत। इसका उल्टा क्या? अडेज कहावत का उल्टा तो कुछ नहीं होगा। मिसकंस्ट्रक्शन कुछ होता ही नहीं है। ये सवाल कहाँ पूछे गए हैं? टाइप तो करा लिया है हमने, पर इतना गलती। मिसकंस्ट्रक्शन मतलब होता है गलत इंटरप्रिटेशन करना, गलत व्याख्या, गलत अर्थ लगाना। तो अडेज का तो इसमें कोई अल्टरनेटिव होगा नहीं, जैसा ये हाल है वैसा ये हाल है। चारों में से कोई श्योर नहीं लग रहा है। इसको कर सकते थे, इसको कर लीजिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। दिया हुआ ईडियम का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है? शार्प प्रैक्टिस मतलब डिसऑनेस्टी होता है, बेईमानी। शार्प प्रैक्टिस मतलब बेईमानी। ब्रीफली, अच्छा ये समझ में भी आ जा रहा है। शार्प प्रैक्टिस नाउन है, डिसऑनेस्टी भी नाउन है। ब्रीफली संक्षिप्त रूप से, नियर बाई आसपास, फ्रीक्वेंटली अक्सर। एडवर्ब है, एडजेक्टिव है ना। अब इनको करना है।
पहला सेंटेंस दिया हुआ है, न्यूज़पेपर्स खासतौर से द पॉपुलर वैरायटी जो होते हैं न्यूज़पेपर्स के, एम उनका लक्ष्य होता है टू डू टू थिंग्स, दो काम करना, पहला टू इन्फॉर्म सूचित करें, दूसरा टू एंटरटेन उनका मनोरंजन करें। लास्ट में लिखा है छठा सेंटेंस, रिपोर्टर्स ऑल्सो विश टू क्रिएट, रिपोर्टर्स की ये भी इच्छा होती है कि क्रिएट करें अ सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी, कि उन एक ऑथेंटिसिटी का, कि ये सही है, इस बात के का भाव लोगों के अंदर हो, उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं, अर्थात दैट देयर न्यूज़ इज़ एक्यूरेट, कि उनका न्यूज़ एक्यूरेट है, जेन्युइन है, ये स्थापित करने की कोशिश करते हैं। बीच के 4 सेंटेंस को सही करना है, सही सीक्वेंस में लगाना है। इंटरटेनमेंट में भी प्रिंसिपली फाउंड, इंटरटेनमेंट मुख्यतः पाया जा सकता है इन द सेंटर पेजेस, जो केंद्र बीच में जो पेजेस होते हैं ऑफ द न्यूज़पेपर, इन सब ऑफ द फीचर आर्टिकल्स, कुछ जो फीचर आर्टिकल्स या स्पेशल आर्टिकल्स होते हैं, एंड इन सम लोकल न्यूज़ स्टोरीज, कुछ लोकल न्यूज़ स्टोरीज में इंटरटेनमेंट हो सकता है। द प्रिंसिपल एम ऑफ द शॉर्ट न्यूज़ रिपोर्ट, जो मुख्य लक्ष्य होता है शॉर्ट न्यूज़ रिपोर्ट का, ऑन द फ्रंट पेजेस, फ्रंट पेज पे, इज टू इन्फॉर्म, वो होता है सूचित करना, है ना। मोस्ट न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड, अधिकांश न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए जाते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं डेली, रोज। एंड द न्यूज़ रिपोर्टर्स मस्ट मेक श्योर, न्यूज़ रिपोर्टर्स को ये श्योर करना होता है दैट दे हैव अप टू द माइन्यूट न्यूज़, अप टू द मिनट न्यूज़, कि अभी तक के इस न्यूज़ उनके पास हो। इन देयर न्यूज़ रिपोर्ट्स, अपने न्यूज़ रिपोर्ट्स में, दे विल एम, वो लक्ष्य करेंगे, मतलब रिपोर्टर्स लोग एम करेंगे, लक्ष्य होगा उनका क्रिएट करना सेंस ऑफ इमीडिएसी, कि वो इमीडिएसी का सेंस हो, तुरंत जानने का सेंस हो, टू कन्वे द इम्प्रेशन, और ये भाव दें दैट दे हैव रश्ड द न्यूज़, उन्होंने जल्दी जल्दी न्यूज़ जुटाई है, टू द रीडर के लिए, एंड दैट द इन्फॉर्मेशन कंटेंट इज़ द वेरी लेटेस्ट, कि बहुत ही लेटेस्ट ये इन्फॉर्मेशन है। तो लास्ट में ही एस आना चाहिए, है ना। लास्ट में एस आना चाहिए, और लास्ट में एस केवल एक ही ऑप्शन में, जरा इसको देखा जाए, पी से शुरू हो रहा है, कि इंटरटेनमेंट में भी प्रिंसिपली फाउंड सेंटर पेज में जहाँ पे न्यूज़पेपर इन सम ऑफ द फीचर आर्टिकल्स में और सम लोकल न्यूज़ स्टोरी में प्रिंसिपली पाया जाता है मुख्यतः इंटरटेनमेंट। द प्रिंसिपल एम ऑफ द शॉर्ट न्यूज़ रिपोर्ट ऑन द फ्रंट पेजेस इज टू इन्फॉर्म, they will aim to create a sense of immediacy, to convey the impression that they have rushed the news. तो लास्ट में एस होना चाहिए, लास्ट में एस एक ही में है, और क्या है क्यू अगर पहले करें, द प्रिंसिपल एम ऑफ द शॉर्ट न्यूज रिपोर्ट ऑन द फ्रंट पेजेस इज टू इन्फॉर्म, फिर एस, इन द न्यूज़ रिपोर्ट्स दे विल एम टू क्रिएट अ सेंस ऑफ इमीडिएसी, फिर आर, मोस्ट न्यूज़ पेपर्स आर पब्लिश डेली, एंड द P, may be principally found in, नहीं ये तो सही नहीं है, इससे भी शुरू नहीं होगा, R, they have up to the minute news, फिर P, इंटरटेनमेंट में भी प्रिंसिपली नहीं, ये भी नहीं, यही PQRS ही सही लग रहा है, यही एक कॉमन सेंसिकल है, क्योंकि सबसे पहले कह रहा है न्यूज़पेपर्स खासतौर से जो पॉपुलर वैरायटी वाले न्यूज़पेपर्स हैं उनका लक्ष्य होता है 2 चीज़, इन्फॉर्म करना, एंटरटेन करना, सूचना देना, मनोरंजन प्रोवाइड करना। फिर P, इंटरटेनमेंट मुख्यतः होता है सेंटर पेज में न्यूज़पेपर के, जो उनके कुछ फीचर आर्टिकल्स हैं, लोकल न्यूज़ स्टोरीज हैं, उसमें इंटरटेनमेंट होता है मुख्यतः। फिर Q, जब मुख्य एम होता है शॉर्ट न्यूज़ रिपोर्ट जो फ्रंट पेज पे होता है, उसका होता है मुख्य उद्देश्य इन्फॉर्म करना। फिर R, अधिकांश न्यूज़पेपर्स तो रोज ही छपते हैं, और जो न्यूज़ रिपोर्ट्स होते हैं, रिपोर्टर्स वो सुनिश्चित करते हैं कि दे हैव अप टू मिनट न्यूज़, एकदम लेटेस्ट न्यूज़ उनके पास हो। फिर S, अपने न्यूज़ रिपोर्ट्स में वो एम करते हैं कि क्रिएट करें वो सेंस ऑफ इमीडिएसी, कन्वे करें ये भाव, इंप्रेशन कि दे हैव रश्ड द न्यूज़, उन्होंने न्यूज़ जल्दी इकट्ठा की है टू द रीडर तक, एंड दैट द इन्फॉर्मेशन कंटेंट, और जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट है रखा है वेरी लेटेस्ट है। फिर S, रिपोर्टर्स ये भी कोशिश करते हैं, विश टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी, कि सही न्यूज़ है, इस तरह का भाव पैदा करना चाहते हैं। सो PQRS करेक्ट है।
फिर से एक पैराजम्बल बेस्ड क्वेश्चन है, द आउटकम इज मच मोर लाइकली टू बी फेवरेबल। जो परिणाम है, ऑप्शन अगर आप देखें पहले तो सी ऑप्शन हो ही नहीं सकता पहला, 2 बार डी है। द कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट, जो कैरेक्टर है उस डेवलपमेंट का, उस घटना का, किस तरह का चरित्र है, हाउएवर हालांकि इज लाइकली टू बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस, संभावित है कि बहुत ज़्यादा वो प्रभावित होगा बाय द टाइप्स ऑफ एन अमाउंट्स ऑफ एड अवेलेबल, किस टाइप का और कितना अमाउंट का एड अवेलेबल है, सहायता राशि अवेलेबल है, उस पर डिपेंड करेगा कि जो विकास या डेवलपमेंट हो रहा है उसका कैरेक्टर किस तरह का चरित्र है, किस तरह का विकास हो रहा है। द आउटकम इज मच मोर लाइकली टू बी फेवरेबल, परिणाम इज मच मोर लाइकली, ज़्यादा संभावित है कि फेवरेबल है, अच्छा होगा। इफ़ देर इज सब्सटेंशियल इंटरनेशनल एड, अगर बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सहायता हो, देन इसके बजाय देर इज नॉट की न हो तो ज़्यादा अगर सहायता हो, इंटरनेशनल एड हो तो फेवरेबल होने की ज़्यादा संभावना है। मैनी ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, कई जो अल्पविकसित देश हैं, विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ देयर इकोनॉमीज, वो अपने अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे इन वन वे और दी अदर, एक न एक तरीके से, नो मैटर वेदर दे रिसीव सब्सटेंशियल आउटसाइड एड, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रिसीव करेंगे सब्सटेंशियल या ज़्यादा आउटसाइड एड इन द प्रोसेस और नॉट, इस प्रोसेस में। बाय सब्सटेंशियल एड आई मीन, और जब सब्सटेंशियल एड कहते हैं तो इसका अर्थ है नॉट ओनली लार्ज अमाउंट्स ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस, कि बहुत बड़ी मात्रा में टेक्निकल असिस्टेंस, बट ऑल्सो ऑफ कैपिटल, की पूंजी भी आए। The character of that development, however, is likely to be strongly influenced by the types of amounts of aid available. हाँ, सबसे पहले तो ए हो जाएगा, लेकिन बीच में है many of the underdeveloped countries will promote the growth of their economies in one way or the other, no matter whether they receive substantial outside aid in the process or not. ठीक है। By substantial aid I mean not only large amounts of technical assistance but also of capital. B C कर सकते हैं, लेकिन B C ऑप्शन में नहीं है। The outcome is much more likely to be favorable if there is substantial international aid than if there is not. By substantial A के बाद C भी नहीं है, C पहला हो नहीं सकता। D the character of that development, उस डेवलपमेंट या वो जो घटनाक्रम है, वो जो विकास हो रहा है उसका कैरेक्टर, हालांकि लाइकली टू बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड, बहुत प्रभावित होगा बाय द टाइप्स ऑफ एंड अमाउंट्स ऑफ एबल, ये डी भी पहले नहीं होगा, और बी क्या कह रहा है कि मेनी, बी के बाद डी, मेनी ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विल प्रमोट ग्रोथ ऑफ देयर इकोनॉमीज, कई अल्प विकसित देश हैं जो प्रमोट करेंगे ग्रोथ ऑफ देयर इकोनॉमीज, अपने इकोनॉमीज के ग्रोथ को, इन वन वे या दी अदर, किसी न किसी तरीके से, नो मैटर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर दे रिसीव सब्सटेंशियल आउटसाइड एड इन द प्रोसेस और नॉट, उनको मिलता है कि नहीं एड। फिर डी अगर देखें, द कैरेक्टर ऑफ द डेवलपमेंट हाउएवर इज लाइकली टू बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप्स ऑफ एंड अमाउंट्स ऑफ एड अवेलेबल, किस तरह का एड अवेलेबल है, बी डी। फिर ए, द आउटकम इज मच मोर लाइकली टू बी फेवरेबल इफ देयर इज सब्सटेंशियल इंटरनेशनल एड देन इफ देयर इज नॉट। अच्छा ठीक है, ये no matter whether they receive substantial outside aid in the process or not. बी में कह रहा है कि कई अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ग्रोथ को वो प्रमोट करेंगे, चाहे उनको सब्सटेंशियल आउटसाइड एड प्रोसेस में मिले चाहे ना मिले। फिर डी कह रहा है कैरेक्टर क्या होगा उस डेवलपमेंट का, वो लाइकली है कि स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होगा बाय द टाइप्स ऑफ एंड अमाउंट्स ऑफ एड अवेलेबल। अच्छा, फिर ए, अगर आउटकम मच मोर लाइकली टू बी फेवरेबल, ज़्यादा अच्छा होगा अगर सब्सटेंशियल इंटरनेशनल एड हो देन इफ देयर इज नॉट। फिर सी, बाय सब्सटेंशियल एड आई मीन नॉट ओनली लार्ज अमाउंट्स, यही सही है, बी ए डी सी इज करेक्ट। ठीक है, बी में पहले कहेगा कई अल्प विकसित देश हैं जो प्रमोट करेंगे ग्रोथ, अपनी इकोनॉमी के ग्रोथ को किसी न किसी तरीके से, चाहे उनको सब्सटेंशियल बाहर से एड या सहायता मिले प्रोसेस में चाहे नहीं। और डी कह रहा है कि जो कैरेक्टर होगा उस डेवलपमेंट का, जिस तरह का विकास वहाँ होगा, हालांकि संभावित है कि बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होगा जिस टाइप का एड और मिलता है, जितना अमाउंट अवेलेबल है उससे। ए, आउटकम ज़्यादा फेवरेबल होगा अगर सब्सटेंशियल इंटरनेशनल एड मिले, उसके मुकाबले जब कोई एड ना हो उससे तुलना करें तो। फिर सी, और सब्सटेंशियल एड से मेरा मतलब है कि केवल
लार्ज अमाउंट्स ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस नहीं बल्कि कैपिटल भी आए, BDAC इज करेक्ट। ऑप्शन अगर इसमें देखें सी, इसमें भी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है, ADB हो सकता है। ए क्या है? एनाइम इज अ स्टाइल ऑफ एनिमेशन पॉपुलर इन जापानीज फिल्म्स। एनाइम एक तरह का एनिमेशन का स्टाइल है जो पॉपुलर है जापानीज फिल्मों में। मॉडर्न एनाइम बिगैन इन 1956, ये शुरू हुआ 1956 में एंड फाउंड लास्टिंग सक्सेस। इसको बड़ी सफलता 1961 में मिली जब विद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मूशी प्रोडक्शंस, मूशी प्रोडक्शन नाम की कंपनी जब बनी तब, एट द टर्न ऑफ द 21st सेंचुरी। और जब 21वीं शताब्दी आई यानी 2000, 2001, 2003, तो एनाइम बिगैन टू अटेन वाइड इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी, इसको ज़्यादा इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी मिलने लगा विद द पोकेमॉन टेलीविजन सीरीज से। फिर लास्ट में डी है, मच ऑफ द जॉनरा इज एम्ड, और ये जो जॉनरा है इसका ज़्यादातर हिस्सा एम्ड या लक्ष्य करता है चिल्ड्रन, बच्चों को। बट एनाइम फिल्म्स आर समटाइम्स मार्क्ड बाय एडल्ट थीम्स एंड सब्जेक्ट मैटर। सबसे पहले तो बोला कि एनाइम क्या है? एक एनिमेशन स्टाइल ऑफ एनिमेशन है जो जापानीज फिल्मों में पॉपुलर है। ए से ही शुरू होना चाहिए। उसके बाद डी कर सकते हैं कि जो ये जॉनरा है उसका ज़्यादातर हिस्सा एम करता है चिल्ड्रन को, लेकिन एनाइम फिल्में समटाइम्स मार्क्ड बाय एडल्ट थीम्स, उनका एडल्ट थीम भी होता है। फिर बी हो जाएगा, मॉडर्न एनाइम शुरू हुआ 56 में, लास्टिंग सक्सेस 1961 में मिली जब मूशी प्रोडक्शन स्थापित हुआ। फिर लास्ट में सी, और 21st सेंचुरी का जब शुरुआत हुआ, टर्न हुआ जब एट द टर्न ऑफ द 21st सेंचुरी, एनाइम बिगैन टू अटेन वाइड इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी। ये जो एनाइम स्टाइल है एनिमेशन का शुरू कर दिया इसने पाना वाइड इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी, बहुत व्यापक अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता विद द पोकेमॉन टेलीविजन सीरीज के साथ। सो ADBC इज द राइट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है। लुक एट द ऑप्शंस A, B, नहीं B पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। We often make all things around us the way we want them. हम अक्सर हम अपनी इर्द गिर्द की सभी चीज़ों को बनाते हैं उस तरीके से जैसा हम चाहते हैं। Even during our pilgrimages, यहाँ तक कि तीर्थ यात्राओं के दौरान, we have begun to look for whatever makes our heart happy. We have begun to look for, हम शुरू कर दिए ढूंढना for whatever, उन सब चीज़ों के लिए जो हमें हमारे हार्ट को खुश करता हो, गिव्स कंफर्ट, आराम देता हो टू आवर बॉडी, बॉडी को पीस देता हो हमारे माइंड को, सब ढूंढना शुरू कर दिए हैं। हमारा माइंड इज़ रिसोर्सफुल इनफ, हमारा माइंड पर्याप्त रूप से संसाधन संपन्न है टू फाइंड शॉर्टकट्स, कि वो शॉर्टकट ढूंढ लेता है इन सिंपल एंड ईजी वेज, बड़े सामान्य तरीक़ों से। इट इज़, ये ऐसा है एज इफ मानो एक्सटर्नल सॉल्यूशंस विल फुलफिल आवर नीड्स, कि बाहर की जो हल है वो हमारे नीड्स को पूरा करेंगी। एंड वी डू नॉट वांट टू मेक एनी स्पेशल एफर्ट्स, और हम कोई भी स्पेशल एफर्ट नहीं करना चाहते इवन इन आवर स्पिरिचुअल सर्च, यहाँ तक कि अपने स्पिरिचुअल सर्च में। तो सबसे पहले ए कर दें, अगर ए के बाद डी कर दें, अगर हम लोग अक्सर बनाते हैं ऑल थिंग्स अराउंड अस, हमारे अपने इर्द गिर्द सभी चीज़ों को द वे जिस उस तरीके से वी वांट देम, जैसा हम चाहते हैं। फिर ए के बाद डी कर दें, इट इज़, ये ऐसा है एज इफ मानो एक्सटर्नल सॉल्यूशन, बाहर का जो हल है विल फुलफिल करेगा हमारे नीड्स को। एंड वी डू नॉट वांट टू मेक एनी स्पेशल एफर्ट्स, हम कोई प्रयास नहीं करना चाहते खास, इवन इन आवर स्पिरिचुअल सर्च, अपने आध्यात्मिक खोज में भी। फिर अगर भी कहें इवन ड्यूरिंग आवर पिलग्रिमेज, यहाँ तक कि तीर्थ यात्राओं के दौरान भी वी हैव बिगन टू लुक फॉर, हम शुरू कर दिए ढूंढना वॉट एवर मेक्स आवर हार्ट हैप्पी, जो कुछ भी हमारे हार्ट को हैप्पी करता है उसको ढूंढना शुरू कर दिए, जो देता हो कंफर्ट टू आवर बॉडी, हमारे शरीर को, और जो पीस देता हो हमारे माइंड को, सब ढूंढना शुरू कर दिए हैं। फिर लास्ट में सी कर रहा है, हमारा माइंड रिसोर्सफुल इनफ है और इतना साधन संपन्न है, ये तेज है दिमाग, टू फाइंड शॉर्टकट्स, की वो शॉर्टकट ढूंढ लेता है इन सिंपल एंड ईजी वेज, बड़े आसानी से तरीके से। तो ADBC तो सही लग रहा है। और कोई ऑप्शंस सी से शुरू करें तो, और माइंड इज रिसोर्सफुल इनफ टू फाइंड शॉर्टकट्स इन सिंपल एंड ईजी वेज। ए, वी ऑफन मेक ऑल थिंग्स अराउंड अस द वे वी वांट देम। फिर बी, इवन ड्यूरिंग पिलग्रिमेज, नहीं ये नहीं, यही सही है, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। और we often make all things around us we want, फिर B, even in pilgrimages, फिर D, C से शुरू करें,
हमारा माइंड रिसोर्सफुल है कि शॉर्टकट ढूंढ लेता है सिंपल इजी वेज में। ए, अक्सर हम लोग चीज़ें बनाते हैं अपने आसपास उस तरह से जिस तरह से हम चाहते हैं। फिर बी, हमारे पिलग्रिमेजेस के दौरान भी हम लोग वो चीज़ ढूंढने लगते हैं जो हमारे को खुश करे, आराम दे बॉडी को, दिमाग को शांति दे। फिर डी, ये ऐसा है मानो एक्सटर्नल सोल्यूशन विल फुलफिल आवर नीड्स, हमारे नीड्स को पूरा करेगा। एंड वी डोंट वांट टू मेक एनी स्पेशल एफर्ट्स इवन इन आवर स्पिरिचुअल सर्च। तो लग तो ये भी सही रहा है। इसको देखा जाए, हम लोग अक्सर अपनी चीज़ों को वो इस तरह बनाते हैं जैसे हम चाहते हैं। बी, इवन ड्यूरिंग पिलग्रिमेज में भी हम लोग आराम ढूंढते हैं। फिर डी, ऐसा है मानो एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर देगा, हम चाहते नहीं कोई स्पेशल एफर्ट करें हमारे स्पिरिचुअल सर्च में भी। फिर सी, हमारा माइंड जो है रिसोर्सफुल इनफ है कि वो शॉर्टकट ढूंढ लेता है सिंपल और इजी वेज में। बड़ा अजीब है भाई, लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है। सब सही लग रहे हैं, 2 को छोड़ के 1, 3, 4 तीनों सही लग रहे हैं। किससे शुरू करें? ए सी नहीं होगा, ए डी, ए के बाद डी कैसे होगा? हम लोग एक्सटर्नल सॉल्यूशन and we do not want to make any special efforts even in our spiritual search। बी के बाद डी करेंगे क्या? ए, यही ठीक है। ये क्यों सही, मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ। ए में हम लोग ऑफन बनाते हैं सारी चीज़ों को अपने आसपास उस तरह से जैसा हम चाहते हैं। अब इससे थोड़ा मिलता जुलता यही है कि यहाँ तक कि हम पिलग्रिमेज करते हैं वहाँ पे भी अपनी इर्द गिर्द वही चीज़ें ढूंढते हैं जो हमको खुश करे, शांति दे, है ना। इससे जुड़ता चल रहा है। ए के बाद बी, तब आएगा डी। और ये ऐसा है मानो कि बाहर जो सॉल्यूशन है या हल है, वी विल फुलफिल आवर नीड्स, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर देंगे। एंड वी डू नॉट वांट टू मेक एनी स्पेशल एफर्ट्स, और कोई स्पेशल एफर्ट्स भी नहीं करना चाहते इवन इन आवर स्पिरिचुअल सर्च। ठीक लग रहा है, ए बी डी। अब लास्ट में सी है। और हमारा माइंड इतना रिसोर्सफुल है, जानते हैं इतना तेज है, शॉर्टकट ढूंढ लेता है इन सिंपल एंड ईजी वेज। सो ए बी डी सी इज द राइट आंसर। पीक्यू वायरस में यही एक चैलेंज होता है ना। देखिए क्या होता है, भारत है, भारत में गंवारों की कमी नहीं है। जब ये क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है ना तो हमेशा ध्यान दिया जाता है आप इंग्लिश टेस्ट कर रहे हैं, रीजनिंग नहीं। या किसी को, आपको पता है इसमें तीनों सही हो सकता है, इसका कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, इस पर तीनों ऑप्शन सही हो सकते थे। तो हमेशा पीक्यूआरएस बनाते समय जो क्वेश्चन बनाने वाला आदमी है उसको इस तरह का सेंटेंस देना चाहिए जिसमें लॉजिकल सीक्वेंस बने, क्योंकि आप किसी की इंग्लिश टेस्ट कर रहे हैं ना, कि फिलोसोफर ढूंढ रहे हैं आप। तो ये कई बार क्या होता है कि सवाल बनाने वाले लोग जो होते हैं ना कमीशंस के लिए, हर सवाल पे उनको 200 रुपये मिलता है। अब वो सोचते हैं जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी सवाल हो जाए बना दो, निकल लो, पैसा मिल जाए, घर चले जाएं। पहले एक बार खुद तो बना के देखो, कहीं ऐसा ऑप्शन तो नहीं है कि चारों ऑप्शन सही लगे। तो यही कारण है कि हम भारत में कमीशंस की मजबूरी है कि आंसर की इशू करते हैं और उनको मालूम है कि हम आंसर कहीं गलत ना दिए हों। इतना कॉन्फिडेंस है कि हम गलत आंसर दिए हैं, मुझे नहीं आता है, इसीलिए रिप्रेजेंटेशन करवा लेते हैं कि हाँ भैया हम गलती अपनी स्वीकारते हैं, आपको लगता है दूसरा आंसर तो मांग लीजिए, नंबर हम दे देंगे। ये तो गलत चीज़ है ना, सवाल ऐसा नहीं बनाओ। इंग्लिश टेस्ट करिए किसी की, है ना, जिसमें एक कोहेरेंट पैराग्राफ बनना चाहिए कि एक बात दूसरी से जुड़े। अब इतना नहीं कन्फ्यूजन हो कि मल्टीपल सीक्वेंसेस आर पॉसिबल। इट इज़ बिकॉज ये ऐसा है क्योंकि, अब ये पहला नहीं हो सकता, ऐसा है क्योंकि, यह है ऐसा क्योंकि, यह है क्योंकि, तो यह क्योंकि क्या है, क्योंकि पता ही नहीं चला। तो ये तो पहला हो नहीं सकता, और ऑप्शन में देखिए ये पहला है एक जगह, तो ये नहीं हो सकता है। ऐसा है क्योंकि द प्रैक्टिकल पीपल इन सोसाइटी, समाज के जो प्रैक्टिकल लोग हैं, बोस्ट ऑफ हैविंग, डिंग हाँकते हैं, ऑफ हैविंग अ प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ लाइफ टू लाइफ, जीवन के प्रति उनका व्यवहारिक अप्रोच रहता है, वो ये कहते हैं। इट इज़ वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर्स, बहुत संभावित है यंगस्टर्स के लिए, नौजवान लोगों के लिए, टू सीक एडवाइस, को सलाह लें फ्रॉम द एल्डर्स, अपने बड़ों से, एम्फेसाइजिंग अपॉन द टाइम्स,
जोर देना उन काल समय पे दैट प्रिवेल्ड, जो प्रचलित रहा, हावी रहा, द यूथ वेरी मच गेट देयर क्वेरीज आंसर्ड सिस्टमेटिकली, एम्फेसाइजिंग अपॉन द टाइम्स दैट प्रिवेल्ड। अच्छा, जोर देते हुए उस वक्त पे जो समय चल रहा हो, द यूथ वेरी मच गेट देयर क्वेरीज, जो नौजवान लोग हैं वो अपनी क्वेरीज को आंसर करा लेते हैं सिस्टमेटिकली, सिस्टम के तरीके से, सिस्टमेटिक वे में। इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, उसी संदर्भ में, इवन द एल्डर्स आर, यहाँ तक कि बड़े लोग भी, इन मोस्ट लाइकलीहुड, ज़्यादातर संभावना है, एक्सपेक्टेड टू गिव देयर एडवाइस, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो एडवाइस दें एज अ वर्ड ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस के तौर पे। तो डी जो है बी के बाद ही आ सकता है, क्योंकि पहले बी कह रहा है कि इट इज़ वेरी लाइकली, बहुत संभावित है कि यंगस्टर्स सलाह मांगेंगे एल्डर्स से, बड़ों से। इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, इसी संदर्भ में, इवन द एल्डर्स आर, यहाँ तक कि बड़े लोग भी, ज़्यादातर संभावना है, एक्सपेक्ट की जाती है उनसे कि गिव द एडवाइस, वो अपना एडवाइस दें एज अ वर्ड ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस के तौर पे, है ना। तो बी के बाद ही डी हो सकता है, बी के बाद डी इसमें नहीं है, बी के बाद डी इसमें भी नहीं है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? हालांकि इतना कंफर्म नहीं है, जब एक बार चेक करना पड़ता है विद इट्स करेक्ट और नॉट। सबसे पहले बी देखें, इट इज़ वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर्स, ये बड़ा संभावित है कि जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान लोग हैं, ढूंढेंगे, मांगेंगे सलाह फ्रॉम द एल्डर्स, अपने बड़ों से। फिर डी, इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, और इसी संदर्भ में, इवन द एल्डर्स जो हैं, बड़े लोग भी हैं, उनसे भी उम्मीद की जाती है टू गिव देयर एडवाइस, को सलाह दें एज अ वर्ड ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस के तौर पर। फिर सी, एम्फेसाइज करना अपॉन द टाइम्स, उस वक्त पे दैट प्रिवेल, जो चलता था, द यूथ वेरी मच गेट देयर आंसर, जो नौजवान लोग हैं वेरी मच गेट देयर क्वेश्चंस आंसर्ड, अपने क्वेश्चन आंसर करा लेते हैं सिस्टमेटिकली। फिर लास्ट में ए, इट्स बिकॉज, और ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल पीपल इन सोसाइटी, समाज में जो व्यवहारिक लोग हैं, बोस्ट ऑफ हैविंग अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू लाइफ, वो बोलते हैं कि उनका एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जीवन के प्रति। पता नहीं क्या ही मतलब है, पर समझ में आ गया, बीडीसी यही होगा। ठीक है, जय हो क्वेश्चन बनाने वाले महाराज की। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फेटिश। फेटिश क्या होता है? किसी चीज़ की लत हो जाती है आपको, मज़ा आने लगता है, चिपके रहते हैं उसको पकड़ के, है ना। हालांकि इसका एक नेगेटिव सेंस भी है, सेक्स टॉय को भी बोलते हैं फेटिश। तो कह रहा है कि चूज द एंटोनिम, उल्टा बताओ फेटिश का क्या है। शिल्पी हैज़ अ फिक्स्ड इंडिफरेंस, शिल्पी का एकदम एक निश्चित या टिका हुआ, या जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, ऐसा इंडिफरेंस, उदासीनता का भाव है। एन ऑब्सेशन है, लत है, टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स इन लाइफ, जीवन में जो समस्याएं हैं उसके प्रति ऑब्सेशन है, और फिक्स्ड इंडिफरेंस है। पता नहीं क्या कह रहा है, पर ये है कि फेटिश का जो उल्टा है वो क्या हो जाएगा? इंडिफरेंस, उदासीनता का भाव, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु अबैंडन्स रिलीजन, कोई व्यक्ति जो अपने धर्म ही छोड़ देता है। धर्म भगोड़ा, धर्म छोड़ू, हाँ, कौन आदमी होगा? एपोस्टेट, हाँ। प्रीस्ट पुजारी होता है एथीस्ट, नास्तिक है, ईश्वर में विश्वास ही नहीं रखता। एपोस्टेट होता है धर्म छोड़ देता है। इगोटिस्ट होता है अहंकारी होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। ये नास्तिक होता है, कहते हैं भगवान नहीं होते। ये पुजारी बाबा हैं, पूजा करवाएंगे। ये धर्म छोड़ू है। नेशनल डेवलपमेंट इज डिफाइंड, राष्ट्रीय विकास को परिभाषित किया जाता है एज एन इम्प्रूवमेंट, सुधार के तौर पे। ये सुधार है इन पीपल्स डेली अरेंजमेंट्स, लोगों का जो डेली अरेंजमेंट्स है उसमें सुधार है। द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल नेसेसिटीज़, प्रावधान या उपलब्धता, फंडामेंटल नेसेसिटीज़, मूल आवश्यकताओं की, टू सिटीजन्स, नागरिकों को, सच एज फूड, जैसे कि भोजन, शिक्षा, सोशल सर्विसेज, मेडिकल हेल्प एंड सो ऑन, और इस तरह की चीज़ें। एज वेल एज, साथ ही एन इंक्रीज, बढ़ोतरी हो इन पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में। इसको नेशनल डेवलपमेंट को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि एक इम्प्रूवमेंट हो लोगों के डेली अरेंजमेंट्स में, एग्जिस्टिंग कैलेमिटीज़, लिविंग कंडीशंस, ये हो जाएगा कि नेशनल डेवलपमेंट को परिभाषित किया जाता है एज एन इम्प्रूवमेंट, ये सुधार इन पीपल्स लिविंग कंडीशंस, लोगों की लिविंग कंडीशंस में, जो जीवन की उनकी दशा है उसमें।
आई कांट टॉक राइट नाउ, मैं अभी बात नहीं कर सकता, आई एम बीइंग रियली बिजी। बीइंग का कोई मतलब नहीं है, आई एम रियली बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ, आई कॉल यू लेटर, कल बात करेंगे तुमसे, बाद में बात करेंगे। आई एम बीइंग नहीं होगा। प्लीज़ आस्क द डॉग, कहो कुत्ते को टू गेट ऑफ माई काउच, कि हमारे काउच से या सोफ़ा से उतर जाए, उतर भाई, कुत्ते से कहो उतर जाए वो, तो गेट ऑफ माई काउच, OFF, ऑफ, ऑफ मतलब होता है से परे से अलग, है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।